नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। चुनावी दौर शुरू हो चुका है और उसी दौर में संभल में गली गलियों में पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं कि संभल से हम आगे आए। तो उसी मुद्दे को लेकर मेरा जिला ने एक अभियान छेड़ा है जिसमें हम जनता के बीच में जाके जनता से जो जनता के मुद्दे हैं वो रखेंगे। और इसी के साथ आज हम आए रशीक अनवर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी संभल में चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दे रहेंगे और जो पिछले मुद्दे हैं आखिर वो समाजवादी क्यों पूरा नहीं कर पाई। तो चलते हैं रशीक अनवर जी के साथ। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप ओवैसी जी की पार्टी छोड़कर आए हैं, समाजवादी में आप ज्वाइन किए हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा कि ओवैसी तो वैसे भी मुस्लिमों के लीडर कहे जाते हैं, तो आपने पार्टी क्यों छोड़ी? और वो तो उत्तर प्रदेश में दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छी सीटें लाएंगे और संभल आए भी थे, गर्जे भी थे संभल के अंदर, तो क्या कारण रहा पार्टी छोड़ने का? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत काबिल इज़्ज़त आदमी हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो मुसलमानों के नेता हैं तो ये कतई गलत है। देखिए, किसी एक समाज का या किसी एक धर्म का नेता कोई नहीं होता है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम पूरे इस भारतवर्ष के अगर राजनीति में हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के एक हम नेता हैं। रहा सवाल ये कि मैंने क्यों छोड़ी। देखिए, 2017 में इलेक्शन हुए। 2017 में असदुद्दीन ओवैसी साहब खूब टीवी डिबेट्स में आए। ये 4 साल में किसी भी टीवी डिबेट्स में मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं देखा। तो आपने डिबेट में ना आने के चक्कर में ही पार्टी छोड़ दी? नहीं, मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि क्यों पार्टी छोड़ी। देखिए, 4 साल तक आप टीवी डिबेट से अलग रहते हैं, फिर जैसे ही 2022 का आगाज़ होता है, विधानसभा के चुनाव आने वाले होते हैं, आप फिर टीवी डिबेट्स में आ जाते हैं। देखिए, होता क्या है, होता यह है कि असदुद्दीन वर्सेस संबित पात्रा, असदुद्दीन वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, असदुद्दीन वर्सेस स्मृति ईरानी। जाहिर सी बात है कि आपके सामने ऐसे मुद्दे रखे जाएंगे, आप बेबाकी से उस पर बोलेंगे, वहाँ पूरा हिंदू पोलराइजेशन होता है। तो आप तो मुसलमानों के बजाय इसके कि आप खैरख्वाह हैं, मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं इस तरह से। इस चीज़ को मैंने उठाया था और मैंने इन्हीं मुद्दों पर पार्टी छोड़ी है। तो आप समाजवादी में आए हैं, तो समाजवादी में क्यों आए, क्या कारण है, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले 5 सालों में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो डेवलपमेंटल सोच के साथ काम किया यूपी में, आज तक ये भाजपा 19 सारे प्रोग्राम्स को लेकर के 19 सारे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स से उन्हीं को ये सप्लीमेंट कर रही है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही है। जाहिर सी बात है कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर 17 तक जो काम किए थे, जो डेवलपमेंट कराया था, उसके आधार पर मुझे लगता है कि वो एक ऐसे आदमी हैं जिनको यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। और इसीलिए मैं MIM छोड़ करके एक ऐसी पार्टी में शामिल हुआ कि जिससे जो है अखिलेश यादव जी जैसे लोग जो हैं वो हमारे यूपी का नेतृत्व करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार 2022 में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, जिस समय पर आप ओवैसी जी की पार्टी में थे तो उस समय आप लोग धाड़ के कहते थे कि हाँ, अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, तो आज परिस्थिति उल्टी हो गई। क्या चक्कर है कि आप पार्टी के दबाव में बोल रहे हैं कि आपने समाजवादी ज्वाइन कर रखी है, क्या मामला है? अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, तो आप तो मंच पे भी उस समय बोल देते, पार्टी में जो नेता काम करे उसको बोलना चाहिए कि हाँ काम करे। और जब आप पार्टी छोड़कर आए हैं तो आज उस पार्टी जिस पार्टी में उसकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, इसी को राजनीति कहते हैं, सच्ची राजनीति, झूठों की राजनीति जो कही जाती है। नेताओं पर आरोप लगते हैं कि हाँ भाई नेता कभी सच नहीं बोलता। तो आज हम जानना चाहते हैं, इसी मुद्दे के लिए आपके पास आए भी हैं कि आप अभी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, और जिस समय पर आप पार्टी में थे ओवैसी साहब की, तो आप पूरे ओवैसी पार्टी कहती थी कि उत्तर प्रदेश में कोई किसी ने काम नहीं किया है, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो समाजवादी हों, और चाहे आपके मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों। देखिए, ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2012 से लेकर के 17 तक कितना विकास हुआ यूपी का। जितने नेशनल हाईवेज़ बने सब माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। जितने
डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार के दौरान यूपी को दिए, उतना आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं दे सका। ये खुला हुआ उदाहरण है यहाँ यूपी का। हाँ, रहा सवाल बीजेपी का आपने 5 साल देख लिए, सिर्फ अराजकता, बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रही है। अभी कोरोना काल में इन्होंने क्या किया? कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए, ऑक्सीजन की कमी से मरे, दवाइयों की कमी से मरे। उस वक्त क्या काम कर रही थी भाजपा सरकार? मुझे लगता है कि भाजपा सरकार जो है ना, वो निकम्मी सरकार है और इसको बिल्कुल हटाना चाहिए लोगों को। और इंशाल्लाह 2022 में ये बुरी तरह से हारेंगे और यहाँ से यूपी से हटेंगे ये लोग। फिलहाल आपने मेरे जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब हम बात करेंगे जनपद संभल की। जनपद संभल के अंदर आप समाजवादी ज्वाइन किए हुए हैं, समाजवादी के नेता भी कहे जा रहे हैं और काफ़ी लोग आपको लाइक भी करते हैं, हमने देखा भी है। आप चर्चाओं, जो भी संभल की चर्चा आती है बेबाक तरीके से आप रखते हैं उस बात को। बात की जाती है समाजवादी से, अगर यहाँ के विधायक अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबे टाइम से सपा विधायक रहे हैं, सपा सांसद भी है यहाँ पर। तो ऐसे में जो संभल के मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, आप जानते हैं कि मैं किन मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, तो वो आखिर क्यों पूरे नहीं हो पाए? देखिए, ये तो हमारा खैर नेतृत्व बदलाएगा क्यों नहीं हो पाए, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं समाजवादी में आया हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने नेतृत्व से जो हमारा हाई कमान है उसमें अपनी बात रखेंगे और जो हमारे शहर के मुद्दे हैं इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार 2022 में बनती है तो इंशाल्लाह वो सारे मुद्दे हल करवाएंगे। पहला मुद्दा बता दीजिए जो संभल का खास है। देखिए, रोडवेज डिपो का बहुत पहले से जो है हमने भी उठाया है, जब हम इस पार्टी में नहीं थे तब हम भी उठाते थे। तो पहला मुद्दा हमारा ये है कि एक रोडवेज डिपो यहाँ पर बने और इंशाल्लाह वो बनेगा। और रहा सवाल ज़िला मुख्यालय का, तो हमारे माननीय अखिलेश जी ने, अध्यक्ष जी ने इसको पहले भीमनगर नाम दिया था, मायावती जी ने उसको बदल करके संभल किया और उन्होंने पवासा में, पर कागज़ में तो आज भी भीमनगर है। देखिए ये अभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी बात है, कहीं ना कहीं उसमें है और आज भी कागज़ में है। मैं मानता हूँ इस बात को कि है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि 2022 में हमारी सरकार बनी तो इंशाल्लाह संभल। तो ये माना जाएगा कि वो जो नाम जो चेंज किया गया था वो 50% इन्होंने किया था, पूरी तरीके से अभी नाम चेंज नहीं। देखिए, लोगों के जवाब में संभल है, कुछ कागजों में भी संभल लिखा जाता है, अधिकारियों के बोर्डों पे संभल आ गया है, लेकिन जो मेन चीज़ है कागज़, वो आज भी भीमनगर कहलाएगा। देखिए, हो सकता है कि कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें जो भी एक तरह से मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नियमावली होती है उसके मुताबिक हो सकता है कि उसमें भीमनगर ही अभी लिखा हुआ हो। उनको इंशाल्लाह चेंज करा करके और ओपनली उसको इंशाल्लाह संभल ही कराया जाएगा और संभल में ही इंशाल्लाह मुख्यालय बनेगा, ज़िला मुख्यालय संभल में ही बनेगा। मुख्यालय की बात अगर आई, अभी मैंने नाम की बात भी की थी, तो यहाँ की जो राज्य मंत्री हैं गुलाबो देवी, उनका भी कहना है कि संभल का नाम हम चेंज करेंगे और काफ़ी लोगों की भी डिमांड है और कल की नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं, तो वो भी नाम चेंज करने के उसमें है। और योगी सरकार भी ऐसे भी कई ज़िलों के नाम चेंज कर चुकी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि संभल का नाम चेंज हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है कि वो सिर्फ नाम चेंज कर देती है। बहुत सारे नगरों के, बहुत सारे ज़िलों के, बहुत सारी जगहों के इन्होंने नाम चेंज किए हैं। संभल के नाम को भी मैंने सुना है कि कल की नगरी जो रखवाना चाहते हैं। सिर्फ इनके पास ये मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दों को ला करके ये लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको जो मुस्लिम नामों से थे, जैसे इलाहाबाद था, जैसे और भी कई सारे ज़िले थे जो मुस्लिम नामों से थे, माननीय योगी जी ने उन्हें बदला है, क्या आप यहाँ से ताजमहल को हटा सकते हैं? क्या आप यहाँ से लाल किले को हटा सकते हैं? क्या यहाँ से आप आगरा के लाल किले को हटा सकते हैं? क्या हिंदुस्तान से आप कुतुब मीनार को हटा देंगे? ये सारी मुस्लिम विरासतें हैं, सब मुग़लों ने दी हैं। आज आप देखिए, ये सारी मुग़लों की दी हुई हैं विरासतें, इनको भी आप हटा दीजिए हिंदुस्तान के नक्शे से, क्या रह जाएगा हमारे हिंदुस्तान में? एक गंगा जमनी तहजीब है हमारी,
उसमें, और मैं एक बात आपको बता दूं ये कि सबसे अच्छी जीडीपी मुगल काल में थी। उस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी जीडीपी सारे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की जीडीपी थी। एक अखंड भारत मुगलों के शासनकाल में हुआ, जो अफ़गानिस्तान, बर्मा, ईरान, पाकिस्तान और ये जो पूरे कॉन्टिनेंटल है, ये पूरा एक था, वो अखंड भारत था। आज तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं, लेकिन अखंड भारत दिया तो मुगलों ने दिया। मुगलों से इतनी क्यों घृणा है इस बीजेपी को? ये बात आजम खां जी ने भी उठाई थी और आज देखते हैं कि आजम खां जेल में है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। हम चाहते हैं मेरा जिला के माध्यम से कि वो जल्द आएँ और अपनी आवाज़ बेबाकी से वो रखें। लेकिन बात की जाए कि समाजवादी जो आजम खां एक बहुत बड़ा चेहरा था और है, तो किन मुद्दों के साथ अब के उतरेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, जहाँ तक आज़म भाई का सवाल है, आज़म भाई हमारे मुस्लिम नेता ही नहीं, वो एक सेकुलर हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नेता हैं, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नेता हैं और उनको सारे वर्ग में इज्जत मिलती है। उन्होंने अपने समय में रहते हुए, देखिए जो प्रयाग में जो वो हुआ था महाकुंभ, उसका पूरा जो संचालन था, पूरा जो देख रेख थी, वो माननीय आज़म खां साहब के ज़रिए की गई थी। उन्होंने कितना अच्छा उसका अरेंजमेंट किया था। वहाँ जनरेटर्स, लाइटों की सुविधा इससे पहले कभी नहीं हुई थी, माननीय आज़म खां साहब ने उसको कराया था। तो माननीय आज़म खां साहब सर्वमान्य नेता हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। समाजवादी उनको इतना याद नहीं रखती, विपक्ष का कहना भी है, चाहे वो आपके ओवैसी हो, लगातार विपक्ष जो है वो इन मुद्दों के साथ आई कि जो समाजवादी है वो आजम खां को सपोर्ट में नहीं खड़ी है। उसमें क्या कहेंगे? देखिए, आज़म खां साहब के साथ में पूरी समाजवादी क्या, मैं समझता हूँ हर जो एक इस देश का जो अच्छा नागरिक है वो माननीय आज़म खां साहब को इज्जत देता है, उनके साथ खड़ा हुआ है। और रहा सवाल ये कि हमारा जो नेतृत्व है वो हमेशा आज़म खां साहब के साथ खड़ा हुआ है, पूरी पार्टी आज़म खां साहब के साथ खड़ी है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो रिहा होंगे और फिर हमारी पार्टी का एक जैसा इज्जत थी उनकी, जैसी उनका चेहरा है, उस चेहरे के साथ फिर वो पार्टी को संभालेंगे। चर्चा में कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से ओवैसी साहब आजम खां की चर्चाएं करते हैं, और लगता भी कुछ लोगों को ऐसा भी है कि आजम खां जब रिहा होंगे और कुछ मतभेद या जो भी भेद है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो ओवैसी अपनी पार्टी में कर लेंगे आजम खां। देखिए, आज़म भाई ने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी थी। माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर के उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी थी। और जब उन्होंने अपना खून, अपना पसीना इस पार्टी की बुनियादों को रखने में दिया है, तो ये अफवाहें हैं कि वो ओवैसी जी के साथ जाएंगे, मुझे कभी नहीं लगता। इंशाल्लाह माननीय आज़म खां साहब जितनी जल्दी स्वस्थ होकर के, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जल्दी से रिहा हों और जल्दी सेहतियाबी मिले और फिर वो हमारी पार्टी का नेतृत्व करें। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जिन मुद्दों पे हमने बात की थी, हम मुद्दे संभल के उठा रहे हैं और आपने कहा था कि बहुत से मुद्दे हैं और आप भी बेबाकी से जानते हैं, और आपने भी नाम लिया था जो संभल का रोडवेज बस अड्डा है और बुक डिपो की लगातार मांग है। मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कि आप जानते हैं कि यहाँ के विधायक कितना टाइम हो गया, यहाँ के सपा सांसद को कितना टाइम हो गया, लेकिन मैं जनता को आपके मुंह से कहलवाना चाहता हूँ कि संभल में समाजवादी ने कितने टाइम राज किया, तो आज तक रोडवेज क्यों नहीं बना पाई और क्या आगे बना पाएगी? अगर पहले तो बना नहीं पाई, क्या आगे बनाएगी? देखिए, ये मुद्दे क्यों नेगलेक्ट हुए इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2022 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इंशाल्लाह संभल का रोडवेज डिपो संभल में ही जगह तलाश कर ली गई है और उसके बाद वो संभल में वो रोडवेज अड्डा और डिपो इंशाल्लाह यहीं पर बनेगा।
ये तो हमारे साथ रशीक अनवर सपा नेता, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो संभल के मुद्दे हैं वो भी व्यापक तरीके से अच्छे से जानते हैं, और आने वाले समय में समाजवादी की पार्टी, जो समाजवादी यहाँ पर सरकार बनाएगी तो वो बहुत जल्दी यहाँ के जो मुद्दे हैं वो पूरे हो पाएगी। मैं आपको बता दूं कि संभल जनपद जो है समाजवादी का गढ़ माना जाता है, और आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर समाजवादी लगातार जोर शोर से मेहनत कर रही है। साइकिल रैली भी यहाँ निकाली गई। साइकिल रैली में जिस तरह की भीड़ समाजवादी की दिखी, तो आने वाले चुनाव का रुख जिस तरीके से जा रहा है उसमें भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सपा संभल में क्या विराजमान होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज मेरा ज़िला जिन मुद्दों के साथ आपके साथ खड़ा है वो मुद्दे लगातार उठाता रहेगा। संभल से मेरा ज़िला के लिए राहुल कुमार।